हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेस क्लास। एक्चुअली आज का डिस्कशन रहेगा रिगार्डिंग 2025 क्लास 12th का बोर्ड जो एग्जाम हुआ है। ठीक है, आई गॉट वन सेट, तो उसको डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। स्पेसिफिकली सेक्शन ए ज़्यादा बच्चों को थोड़ा सा ना लेंदी रहता है, तो क्या करेक्ट अप्रोच थी उसे सॉल्व करने की, या क्या कुछ अच्छे क्वेश्चंस थे, वो देख लेते हैं एक बार। ओके, सेक्शन ए, 20 क्वेश्चंस, 20 मार्क्स। लेट्स डिस्कस। फर्स्ट क्वेश्चन, ए दे रखा है मैट्रिक्स, ए इनवर्स पूछा है। डायगोनल मैट्रिक्स है, तो एक तो है कि आप पूरा ए इनवर्स निकालो, नहीं है, सेंसिबल ऑप्शन नहीं है। बेटर यूज ऑप्शंस, और ऑप्शंस भी कैसे यूज करना है वो समझते हैं। प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है कि ए इंटू ए इनवर्स जो होता है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, यानी कि 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यानी ए को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करने पे ये बनना चाहिए। अब ये भी ये नहीं है कि पूरा लिटरली मल्टीप्लाई करके हर ऑप्शन के साथ चेक करेंगे, नहीं नहीं, थोड़ा स्मार्टली प्ले करेंगे। ठीक है, एमसीक्यूज है, स्मार्ट अप्रोच चाहिए यहाँ पे। तो क्या करते हैं, सिर्फ जैसे मेन मेन एलिमेंट उठा लेते हैं। ठीक है, ये वाले हो गए आपके, जैसे हम डायगोनल एलिमेंट ही देख लेते हैं कि ये वाले एलिमेंट कैसे आ रहे हैं। तो अगर मैं फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे को 1 मिलना चाहिए। ठीक है ना, ये वाला फर्स्ट वाला एलिमेंट मिलना चाहिए। तो यहाँ पर देखो, मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा, इसको कॉरस्पॉन्डिंगली मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे तो 1 आ रहा है। ठीक है, तो यानी कि पहला एलिमेंट, मतलब ये चीज ठीक है, यहाँ पर ये हो सकता है। इस तरह से अगर हम देखें तो ये भी हो सकता है फिर तो, और ये वाला ऑप्शन भी हो सकता है, क्योंकि तीनों के अंदर ही जो फर्स्ट कॉलम है वो 1 प्रोड्यूस करने वाला है सिवाय इसके। तो एक ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, सिर्फ अभी एक मल्टीप्लीकेशन चाहिए। क्या, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से किया, तो ये पता चल गया कि भी ऑप्शन नहीं है। ठीक है, चलो फर्स्ट डन। अब सेकंड पे आ जाओ। सेकंड रो को, ठीक है, सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो भी मेरे को 1 मिलना चाहिए। तो देखो, 0 1 0, इसको मल्टीप्लाई करो कॉरस्पॉन्डिंगली इससे, तो -1 को जब +1 से करोगे तो नेगेटिव आने वाला है। तो यानी ये ऑप्शन जो हमने पहले सेलेक्ट किया था ये रिजेक्ट हो गया सेकंड एलिमेंट की वजह से। अगर ये रिजेक्ट हुआ है तो देखो यहाँ भी नेगेटिव है, ये भी रिजेक्ट हो गया। तो ऑटोमेटिकली एक ही ऑप्शन सेलेक्ट हुआ। ठीक है, पूरा नहीं सॉल्व करना, एमसीक्यूज है, एमसीक्यू की तरह अटेम्प्ट करने चाहिए। ठीक है, पूरा सॉल्व करने जाओगे पेपर लेंथी ही लगेगा। ठीक है, चलो हो गया डिस्कस एक क्वेश्चन। नेक्स्ट करते हैं। ए वेक्टर दे रखा है, बी वेक्टर दे रखा है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो सारे चेक करने पड़ेंगे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चनों में ना वैसे ज्यादातर मैं तो ये रिकमेंड करता हूँ कि डॉट प्रोडक्ट जरूर चेक कर लिया करो, कहीं परपेंडिकुलर तो नहीं है, फिर बाकी ऑप्शन प्ले करके देख लेना। ठीक है, पर तुम्हें ऑर्डर से समझा देता हूँ कि चलो सारे ऑप्शंस को कैसे चेक करना था ओवरऑल। ए पैरेलल टू बी, पैरेलल होने के लिए क्या होता है हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंगली, कि जो मान लो यहाँ पर A1 A2 A3 दे रखे हैं, जो इसके कोफिशिएंट्स हैं, मतलब आई जे के, और जो B1 B2 B3 है। ठीक है, ये रेशो में होने चाहिए। इसे प्रॉपर लिखने का तरीका ये होता है बेकार से ना, A1/B1 = A2/B2 = A3/B3। बट सिंपल सा है, तो ये प्रोपोर्शनल होने चाहिए, मतलब एक ही फैक्टर से मल्टीप्लाई होने चाहिए या डिवाइड होने चाहिए। ठीक है, अगर हम फर्स्ट कोफिशिएंट देखें यहाँ पर, फर्स्ट मतलब आई वेक्टर का अगर हम कंपोनेंट देखें तो 3 है, यहाँ पे 1 है, तो यानी 3 से डिवाइड हुआ है। अगर ये 3 से डिवाइड हुआ है तो सेकंड वाला भी 3 से डिवाइड होना चाहिए, जबकि ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा। तो प्रोपोर्शनल नहीं है, अगर प्रोपोर्शनल नहीं है तो पैरेलल तो नहीं है। ठीक है, किसी को प्रॉपरली चेक करना है तो ये तरीका है। फिर डॉट प्रोडक्ट मैंने बोला ही था कि डॉट प्रोडक्ट जरूर चेक कर लेना। ठीक है, मतलब मैं तो कहूंगा कि पेपर में सबसे पहले डॉट प्रोडक्ट ही चेक कर लिया करो, क्योंकि ज्यादा टफ होता भी नहीं है। तो कॉरस्पॉन्डिंग में मल्टीप्लाई करना है, आई को आई से, जे को जे से, और के को के से, कर लो मल्टीप्लाई। क्या दिक्कत है, 3 × 1 3। ठीक है, 2 × -1 -2, -1 × +1, ये भी -1, तो 0 आ गया। तो ठीक है, बाय डिफॉल्ट बी ऑप्शन ठीक है। आगे चेक करने की जरूरत नहीं, आगे बढ़ जाते हैं। बट चाहो तो अगेन, मान लो किसी को कंडीशन याद नहीं है तो वो क्या कर सकता है, ऑप्शन ऑफ रिजेक्शन भी यूज कर सकता है। ठीक है, कि भाई मेरे को ये तो याद नहीं है कंडीशन, तो मैं क्या करूँ, क्यों ना ये और ये चेक कर लूँ।
ठीक है। और अच्छी बात पता क्या है, देखो मैग्नीट्यूड निकालने से क्या है ना, ये दोनों ऑप्शन साइमल्टेनियसली चेक हो जाएंगे। ठीक है, बी का मैग्नीट्यूड निकालोगे और ए का मैग्नीट्यूड निकालोगे, क्योंकि कंपोनेंट अलग अलग है तो इक्वल आने के चांस तो बहुत ही कम हो जाएंगे। ठीक है, वैसे अब निकाल भी लो, इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर √3 आ जाएगा। ए का निकालोगे तो 3 स्क्वायर 2 स्क्वायर, ये हो गया 9 + 4 13 और 14 √14 आ रहा है। तो डेफिनेटली इक्वल तो नहीं है, ये भी गलत है। और बी ए से बड़ा है ऐसा तो दिख नहीं रहा, √3 √14 से बड़ा तो होता नहीं है, तो ये भी गलत है। ठीक है, बट वैसे तो क्वेश्चन वही खत्म हो गया था जब आपका डॉट प्रोडक्ट जीरो आ गया, तो डॉट प्रोडक्ट जीरो मतलब परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो वही क्वेश्चन खत्म करो, आगे बढ़ो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये अच्छा था, ये क्वेश्चन बढ़िया है। इसमें करने के ना 2 से 3 मेथड है। ठीक है, कन्वेंशनल तरीके से भी कर सकते हो आप, अच्छे बच्चों की तरह ना लिख के पूरा सॉल्व करके, वो तो होता ही है, हो जाएगा। स्मार्ट अप्रोच भी है एक, थोड़ा सा ना, इन वो प्रॉपर्टीज वाली ऐसी क्यों, क्योंकि -1 to 1 वो एक प्रॉपर्टी होती है ना आपके पास, -a to a f(x) dx, वो या तो 0 होता है या 2 टाइम्स हो जाता है। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन की फंक्शन ऑड है या इवन है, उसको भी प्ले कर सकते हैं। प्लस ग्राफ को कर सकते हैं, मतलब जिन बच्चों को थोड़ा ग्राफ का आइडिया है कि ग्राफ कैसे प्ले आउट होता है, तो ग्राफ से भी कर सकते हो। ठीक है, ग्राफ से तो बहुत आसान है। ग्राफ से तो मतलब मैंने फर्स्ट टाइम जब देखा था तो मेरे को तो ग्राफ थोड़ा सा मैंने बनाया तो हो जाता है आराम से। ठीक है, चलो तीनों अप्रोच समझा देता हूँ। ठीक है, पहले फर्स्ट अप्रोच देख लेते हैं। ठीक है, ये ऐसे करते हैं। एक है कि भाई प्रॉपर तरीके से करेंगे, प्रॉपर तरीके से करने के लिए भी आपको मॉड की डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए, तो मैं मॉड की डेफिनेशन बस तो अगेन आई होप पढ़ी रखी होगी। तो मॉड की डेफिनेशन क्या है कि मॉड एक्स जो है वो +x की तरह ओपन होगा अगर x ग्रेटर देन 0 है, और -x की तरह ओपन होगा इफ x लेस देन 0 है। मतलब नेगेटिव नंबर्स के लिए नेगेटिव के साथ खुलेगा, पॉजिटिव नंबर के लिए पॉजिटिव ही खुलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे लेकिन इंटीग्रेशन क्या दिया गया, -1 से 1, यानी नेगेटिव से पॉजिटिव सारा ही ले रहा है। तो क्या करना चाहिए कि इंटीग्रेशन को ब्रेक कर देते हैं, -1 से 0, ताकि नेगेटिव नंबर अलग डील हो जाए। ठीक है, मॉड एक्स बाय एक्स, और एक इंटीग्रेशन खोल देना 0 से 1। ठीक है, मॉड एक्स बाय एक्स। अब डेफिनेशन के हिसाब से खोल दो, -1 से 0, मॉड एक्स नेगेटिव नंबर है, -1 से 0 तो नेगेटिव खुलेगा, तो -x/x प्लस इंटीग्रेशन 0 से 1, यहाँ पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव नंबर है तो x/x, ये कैंसिल हुआ ये कैंसिल हुआ, तो एक बार इंटीग्रेट करना है -1 से 0 -1 को, एक बार इंटीग्रेट करना है 0 से 1 को, तो इंटीग्रेट करके आंसर निकाल लेना। ठीक है, आ जाएगा वो तो। ठीक है, ये तो होगी फर्स्ट अप्रोच। ठीक है, तो ये तो कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, अपर लिमिट लोअर लिमिट करोगे 0 आ जाएगा। ठीक है, सेकंड अप्रोच देख लेते हैं। सेकंड क्या है हमारे पास, सेकंड तरीका ये है, क्यों ना, क्योंकि -1 से 1 है तो ऑड इवन चेक किया जाए। अब ऑड इवन चेक करने के लिए एक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ यहाँ पे, बस तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखो, मॉड एक्स को अलग समझते हैं, एक्स को अलग समझते हैं, फिर उन दोनों के डिवीजन को अलग समझ लेंगे कि मॉड एक्स ऑड है या इवन है, पहले तो बस ये सोचो। तो मॉड एक्स इवन फंक्शन है, कैसे पता, एक तो ग्राफ से भी बोल सकते हो कि इवन है, ग्राफ से पता तो अच्छी बात है, नहीं तो छोड़ दो। ऐसे समझो, इवन फंक्शन में क्या होता है, नेगेटिव डालने पे सेम आ जाना चाहिए। भाई मॉड के अंदर नेगेटिव डालोगे पॉजिटिव, आंसर तो सेम ही आता है। ठीक है, -3 डालोगे तो भी 3 आएगा, 3 डालोगे तो भी 3 आएगा, यानी नेगेटिव पॉजिटिव वाले नंबर्स के लिए सेम बिहेव करता है, तो इवन फंक्शन है। वेर एज एक्स क्या है, ऑड फंक्शन है। क्यों, क्योंकि एक्स की जगह नेगेटिव डालोगे तो नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है ना, एक्स की जगह अगर -x डालोगे तो नेगेटिव बाहर आ गया, तो ऑड फंक्शन है। अब बात यह है, ये दोनों हो रहे हैं डिवाइड, यानी अब हमारे ये डिसाइड करना है कि अगर एक इवन फंक्शन एक ऑड फंक्शन से डिवाइड हो रहा है तो जो रिजल्टिंग फंक्शन है वो क्या है। ठीक है, तो इसको ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं यहाँ पे कि इवन जो है वो इवन फंक्शन पॉजिटिव की तरह है और ऑड फंक्शन नेगेटिव की तरह बिहेव करता है। व्हाट इज पॉजिटिव अपॉन नेगेटिव, नेगेटिव, नेगेटिव मतलब क्या हो गया, ये ऑड फंक्शन ही बनेगा, तो मैं ये बोल सकता हूँ ये ऑड फंक्शन है। और ऑड फंक्शन अगर, अच्छा ये सब करना माइंड में ही है, मतलब ये तो मैं लिख के वैसे बता रहा हूँ, करना तो सारा माइंड में है। ठीक है, जब ये डिसाइड हो गया कि एक ऑड फंक्शन है, एक ऑड फंक्शन के लिए -1 से 1 या -a से a इंटीग्रेशन क्या होना चाहिए, हमेशा 0। तो ज्यादा सोचना ही नहीं है, खत्म बात। सेकेंड अप्रोच क्लियर। ठीक, बाकी अगर थोड़ा डिटेल में देखना है ना, तो ऑड इवन फंक्शन अलग से,
शायद लेक्चर मिल जाएगा, नहीं तो मैं अलग से एक और बना के डाल दूंगा इसके अबाउट ना, जैसे था इसमें डिस्कस्ड है। हाँ, इंटीग्रेशन के लेक्चर्स में डिस्कस्ड है ये, और इवन बहुत डिटेल में, मतलब जब डेफिनेट आता ना पूरा डिटेल में बनाया था। ठीक है, चलो थर्ड वाला देख ले। थर्ड अप्रोच क्या रहेगी हमारी, थोड़ा सा नीचे कर देते हैं। थर्ड अप्रोच है ग्राफ। ग्राफ को भी मैं क्या करूंगा ना, इसी से ब्रेक करूंगा कि भाई अभी हमने फंक्शन ब्रेक किया था ना। ठीक है, हमने क्या डिसाइड किया कि -1 से 0 ये सॉल्व होके क्या आ रहा है, -1, और 0 से 1 के लिए क्या आ रहा है, 1। तो मैं क्यों ना ग्राफ बना लूं इसको। ठीक है, ऐसे रफली ग्राफ बनाया मैंने। ठीक है, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस। ठीक है, कि भाई पॉजिटिव नंबर्स के लिए 0 से 1 के लिए, वैसे तो यहाँ 0 यहाँ 1 कर लो कि ये 1 की तरह 1 है। ठीक है, और नेगेटिव नंबर्स के लिए ये -1 है। तो मैं इंटीग्रेट करना है कहां से कहां तक, ऐसा। ठीक है, -1। इंटीग्रेशन का मतलब होता है एरिया निकालना। ठीक है, और अगर आपको थोड़ा सा ए वाई के आइडिया है सही से, तो ये पता होता है कि नीचे वाला एक्स एक्सिस के नीचे वाला एरिया नेगेटिव आता है, ऊपर वाला पॉजिटिव आता है। अब ये ग्राफ बिल्कुल सिमेट्रिकल है। इसका एरिया टेक्निकली रेक्टेंगल का एरिया, या वैसे एक्चुअली स्क्वायर बन रहा है, स्क्वायर का एरिया -1, इसका इसका एरिया +1। दोनों को ऐड करोगे कितना आएगा, 0। ठीक है, सबसे बढ़िया अप्रोच तो मेरे को ऑड इवन लगी वैसे तो माइंड में। बाकी ग्राफ फर्स्ट टाइम पे क्लिक करता है मुझे तो। हो सकता है किसी को फर्स्ट वाली अप्रोच क्लियर लगे। फर्स्ट वाली अप्रोच बुरी नहीं है, बट एमसीक्यू में क्वेश्चन जितना फास्ट हो पाए उतना अच्छा होता है। ठीक है, हाँ ना से तो एनी डे क्वेश्चन सॉल्व करना इंपॉर्टेंट है, तो कुछ भी मिल जाए बस आंसर आ जाए। अच्छा, अगर तुक्का भी मारना है ना ऐसे क्वेश्चनों में, -1 से 1, तो 1 या 0 में से मारा करो। मोस्टली ऐसे क्वेश्चन का आंसर 1 या 0 में से होता है। ठीक है, चलो फोर्थ क्वेश्चन जो कर लेते हैं, होमोजेनियस। ये तो लल्लू था, ये इजी क्वेश्चन था आई विल से। होमोजेनियस फंक्शन क्या होता है, अगर x की जगह लैम्डा एक्स या y की जगह लैम्डा वाई डाल दें, y की जगह लैम्डा वाई डाल दें, तो लैम्डा जो है वो कॉमन आना चाहिए। लैम्डा की कोई भी पावर कॉमन आ जाए, 1 2 3, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। कॉमन निकल जाना चाहिए, फंक्शन सेम बन जाना चाहिए। तो अगर मैं इसके अंदर सिर्फ 2 मिनट के लिए एक बार ऐसे डायरेक्ट डाल के देखता हूँ, tan लैम्डा एक्स माइनस सेक लैम्डा वाई, मुझे बताओ लैम्डा बाहर आ पाएगा। बस इतना सा सवाल है कि क्या लैम्डा बाहर निकाल भी सकते हैं हम। क्या tan के अंदर से मैं लैम्डा बाहर निकाल लूं, नहीं निकल सकता ना। तो बात खत्म हो गई। अगर लैम्डा बाहर ही नहीं आएगा तो फंक्शन सेम जनरेट होने नहीं वाला। तो यही है जो होमोजेनस नहीं है। बाकी में डाल के चेक कर लो, इसमें डालोगे तो यहां पर जब डालोगे तो लैम्डा स्क्वायर वाई माइनस लैम्डा एक्स लैम्डा वाई, तो लैम्डा स्क्वायर एक्स वाई आ जाएगा। लैम्डा स्क्वायर साफ साफ दिख रहा है, कॉमन आ रहा है। इसमें डालोगे इसमें से भी आ जाएगा। कोई कहेगा कि इसमें डालेंगे तो नहीं आएगा। हाँ ठीक है, लेकिन लैम्डा लैम्डा लगा के तो देखो एक बार यहाँ पे, इसके साथ में लैम्डा इसके साथ में लैम्डा, ऊपर नीचे कट गया। अब कोई कहेगा कॉमन तो इसमें भी नहीं आया, ये भी तो हो सकता है। भाई अगर कट गया तो मतलब एक तरह से 1 कॉमन आया। 1 को आई कैन राइट एज लैम्डा की पावर 0 ना। तो फंक्शन सेम बनना जरूरी है, लैम्डा की कोई पावर आ जाए तो भी ठीक है, लैम्डा कैंसिल हो जाए तो भी ठीक है। ठीक है, बट जब x को लैम्डा एक्स और y को लैम्डा वाई से रिप्लेस करो तो फंक्शन सेम जनरेट होना चाहिए, चाहे कैसे भी हो। ठीक है, चलो डन है ये भी। ये वाला क्वेश्चन एनसीईआरटी एक्सरसाइज का ही था ये भी, पर एमसीक्यू में तो देखो वही वाली बात है, कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशिएबल को लेकर ना बच्चों को वैसी थोड़ी परेशानी सी रहती है, तुक्का ही मारते हैं। ठीक है, अगर ग्राफ, थोड़े से अगेन यहाँ पे ग्राफ का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मॉड एक्स के ग्राफ आने चाहिए आपको। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आसान रहेगा, वरना तो थोड़ा सा परेशान करने वाला क्वेश्चन है, गेस मारते रहो फिर। ठीक है, ग्राफ बना के दिखा देता हूँ। मॉड एक्स का ग्राफ जो होता है आपका, ठीक है, कुछ इस तरह का ग्राफ होता है, वी शेप होता है। ये अगर वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ऐसे वी शेप ग्राफ होता है। ठीक है, ये मॉड एक्स का हो गया। वहीं पे अगर हम मॉड x-1 की बात करें, तो वो वी शेप तो बनता है, बस वो शिफ्ट हो जाता है कहां पर, 1 पे। अच्छा, इस अब ये दोनों फंक्शन ऐड हो रहे हैं,
अच्छा, मॉड एक्स कॉन्टिन्यूस है, मॉड एक्स माइनस वन भी कॉन्टिन्यूस है। कॉन्टिन्यूस मतलब क्योंकि एक पॉइंट से आप दूसरे पॉइंट तक जा रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं भी ऐसे ब्रेक नहीं हो रहा फंक्शन, कहीं भी जंपिंग नहीं हो रही, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्टिन्यूस है। दो कॉन्टिन्यूस फंक्शन को ऐड करोगे तो कॉन्टिन्यूस ही बनेगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो यानी कॉन्टिन्यूस तो है, जीरो और वन दोनों पे है, वो कोई दिक्कत नहीं है। ये जो पॉइंट होता है ये आपका होता है शार्प टर्न, और शार्प टर्न कोई भी ग्राफ में अगर शार्प टर्न आ गया तो शार्प टर्न जो होता है, ठीक है, वो नॉट डिफरेंशिएबल होता है, नॉट डिफरेंशिएबल। बस बात खत्म होगी। इस पे भी शार्प टर्न है, इस पे भी शार्प टर्न है, नॉट डिफरेंशिएबल, ठीक है। दोनों के दोनों कॉन्टिन्यूस है पर डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है। ओके, प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन आया नेक्स्ट, तो ये ठीक था क्वेश्चन, आई विल से इसमें ऐसी कोई खास दिक्कत नहीं थी, ठीक है। जो बच्चे प्रॉपर्टीज पढ़ के गए होंगे आराम से कर लिया होगा, ठीक है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए दे रखा है, डिटर्मिनेंट ऑफ फोर एडजॉइंट ए का निकालना है, तो इसमें ना कंफ्यूज करने की कोशिश करिए, बट क्योंकि एक ऑर्डर ना 2x1 का है तो मेरे को लगता है कुछ बच्चे अगर मिस्टेक भी करेंगे तो गलती से बच जाएंगे। अगर यहीं पे आप ऑर्डर 2 की जगह 3 दे देता ना, फिर थोड़ा प्ले अच्छा होता। चलो एनीवे समझा देता। डिटर्मिनेंट ऑफ फोर, देखो अगर किसी भी चीज का डिटर्मिनेंट निकाल रहे हो और उसमें से कोई कांस्टेंट बाहर निकालते हैं, जैसे फोर है तो फोर की पावर एन बाहर आती है, ठीक है, फोर की पावर एन बाहर आ जाएगी, और यानी बचा क्या, बस एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट निकालना। एन क्या है, एन होता है ऑर्डर, ऑर्डर कितना चल रहा है यहाँ पे, टू, ठीक है। एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट सीधा सीधा फॉर्मूला होता है, अगेन प्रॉपर्टीज में आपको पढ़ाया गया होगा, ठीक है। मैंने तो अलग से इसके ऊपर लेक्चर डाल रखा है, सिर्फ प्रॉपर्टीज के ऊपर ही एक लेक्चर डाला था कि भाई और कुछ नहीं, प्रॉपर्टीज पढ़ के चले जाना, प्ले आ जाता है, तो वही कर रखा है। एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट क्या होता है, डिटर्मिनेंट जो भी ए का होता है उसकी पावर एन माइनस वन। एन क्या होता है, अगेन ऑर्डर, ऑर्डर कितना है यहाँ पे, टू, तो टू माइनस वन यानी वन ही हो गया। डिटर्मिनेंट ऑफ ए दिया कितना था, वो भी फोर ही दिया, वाह, बस फोर का स्क्वायर इंटू फोर की पावर वन, 64 हो जाएगा, ठीक है। चल, ये बढ़िया क्वेश्चन था, कुछ बच्चे हो सकता है डायरेक्ट ही कर गए हो। इसमें ना एनसीईआरटी का एक एग्जांपल का थोड़ा प्रूफ अगर किसी को वो थोड़ा बहुत याद हो या ऐसा कॉन्सेप्ट याद हो, कॉन्सेप्ट ये रहता है कि ई एंड एफ अगर इंडिपेंडेंट है, ठीक है, एफ, तो ई एंड एफ डैश भी इंडिपेंडेंट होते हैं, ई डैश एंड एफ भी इंडिपेंडेंट होते हैं, ई एंड एफ भी इंडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। सॉरी, ई और एफ तो है ही है, ई डैश एंड एफ डैश भी इंडिपेंडेंट होते हैं, मतलब सारे इंडिपेंडेंट रहते हैं। अब इसका फायदा क्या है, ये देखो, तुमसे पूछा इसकी प्रोबेबिलिटी, भाई मेरे को नहीं पता कैसे करना है, मैं तो सबसे पहले फॉर्मूला लगाता हूँ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का, ई स्लैश एफ बार क्या बन जाएगा, पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बार अपॉन पी ऑफ एफ बार। अच्छा, इंडिपेंडेंट इवेंट की कंडीशन क्या होती है कि जो इंटरसेक्शन है वो पी ऑफ ई इंटू पी ऑफ एफ हो जाता था, ठीक है, अगर ई और एफ इंडिपेंडेंट है। यहाँ पे ई एंड एफ डैश भी मैं कह रहा हूँ कि इंडिपेंडेंट होते हैं, इसका प्रूफ है, बट आपको अब एज अ रिजल्ट पता होना चाहिए, ठीक है। ये एफ डैश मैंने लिखा है, एफ बार ही हो गया, ठीक है, यहाँ पे ई बार, ठीक है। तो अगर इंडिपेंडेंट है तो मैं ये लिख सकता हूँ कि इसका इंटरसेक्शन इज नथिंग बट पी ऑफ ई इंटू पी ऑफ एफ बार, ठीक है, अपॉन पी ऑफ एफ बार। ये पी ऑफ एफ बार, पी ऑफ एफ बार कट गया, बचा क्या सर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन, 2/3, खत्म। क्वेश्चन तो बस इस बात के ऊपर था कि अगर ई और एफ इंडिपेंडेंट है तो ई एंड एफ डैश भी इंडिपेंडेंट होते हैं, तो आप इस एक्सप्रेशन को ये लिख सकते हो, और द मोमेंट आपने ये लिख लिया क्वेश्चन में तो कुछ बचता ही नहीं है, ठीक है। एमसीक्यू इसलिए हमेशा ना थोड़ा सा ना वो बनाए कुछ इस तरह से जाते हैं ना कि टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, तुम्हारा टाइम वेस्ट कराते हैं, तो कभी भी एमसीक्यूज तो पहले अटेम्प्ट करने भी नहीं चाहिए, ठीक है। रीडिंग टाइम में पढ़ना है पढ़ लो, लगता है कुछ आते हैं तो कर लो, बट वही बात है कि प्रॉपर सेंस में अगर तुम स्टार्टिंग में इस पे एनर्जी वेस्ट कर दोगे ना तो एंड के क्वेश्चनों के लिए वो नहीं बचेगी तुम्हारे पास। अच्छा, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है, इजी सा रहता है,
एक बस ध्यान से ये चीज, बिफोर स्टार्टिंग डिफरेंशिएटिंग एंड एवरीथिंग, बस एक ये देख लो, यहाँ क्लोज्ड इंटरवल गिवन है, मतलब बाउंड्री चेक होनी चाहिए, तो क्यों ना पहले बाउंड्री को चेक कर ले। इसमें जीरो डाल दो, जीरो डालोगे तो टू आएगा, यानी ये एक ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, जो मैक्सिमम हो सकता है। टू डाल दो तो 8 - 6 + 2, तो 4। 4 एक मैक्सिमम ऑप्शन हो सकता है। अब फ्रॉड है, अब वो बोल रहा है एब्सोल्यूट मैक्सिमम, मतलब इन दोनों में से सबसे बड़ा। तो अभी तक तो सिलेक्टेड 4 है। फिर एक लास्ट चीज जो होती है, जो हमें डिफरेंशिएट करके करना होता है, कि भाई इसका f' निकाल लो, क्या आ रहा है, 3x² - 3 इक्वल टू 0 कर दो। x की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ से, x² की वैल्यू 1, यानी x इक्वल टू +-1। अच्छा, नेगेटिव तो लेना नहीं, क्योंकि उसने बोल दिया इंटरवल 0 से 2, तो नेगेटिव तो हटा दो, सिर्फ बचा गया +1। 1 डालना जरा, 1 - 3 + 2, ये तो 0 आ गया। तो मैक्सिमम तो नहीं, ये समहाउ यानी मिनिमम आ रही होगी इसकी वैल्यू। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया, एब्सोल्यूट मैक्सिमम, मतलब सबसे बड़ी वैल्यू क्या मिली हमें, 4 ही मिली है। ठीक है, क्योंकि मैंने ये चेक नहीं किया ना, ये वैल्यू या तो मैक्सिमम होगी या मिनिमम होगी। मैं एमसीक्यू क्वेश्चन में ये थोड़ा चेक करने बैठूंगा मैक्सिमम कौन सी है मिनिमम कौन सी है, डाल के चेक कर लेते हैं ना। पूछा ही मैक्सिमम है तो मैक्सिमम ढूंढो, बस कहीं से भी ढूंढो। अच्छा, ये इजी कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन था, मैट्रिक्स का, सिंपल सिंपल प्रॉप वो। सिर्फ इस कॉन्सेप्ट के ऊपर है कि आपको ये पता है कि व्हाट इज द कंडीशन टू मल्टीप्लाई एनी मैट्रिक्स। तो होती क्या है, जैसे अगर ए एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर m×n है, बी एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर p×q है, तो इन ऑर्डर कि ये मल्टीप्लाई हो पाए, ये जो अंदर वाले दो हैं, ये आपस में बराबर होने चाहिए। अगर ऐसा हो गया तो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है। इसे लैंग्वेज में ऐसे कहते हैं कि इसके कॉलम्स इसके नंबर ऑफ रोज के बराबर होने चाहिए। इतना कॉम्प्लीमेंट मत करो, ऐसे लिख दो कि बस दोनों को साथ में लिख देना, बीच वाले दोनों बराबर होने चाहिए। ये 3×3 है, ये 3×1 है, ये 1×3 है। अब उसने ए बी, ए सी, बी ए के बारे में पूछा है, या फिर कह रहा है तीनों ही, तो क्यों ना इसी ऑप्शन को चेक कर लो, पता चल जाएगा कौन सा है। पहला कह रहा है ए बी, तो ए का ऑर्डर है 3×3, बी का ऑर्डर है 3×1। ठीक है, तो हाँ ये बराबर है, तो यस ए बी तो पॉसिबल है, टिक। ए सी, तो ए का ऑर्डर है अगेन 3×3, सी का ऑर्डर है 1×3, तो ये बराबर नहीं है, तो ए सी पॉसिबल नहीं है। अब अगर ये पॉसिबल नहीं है तो बाय डिफॉल्ट है ये भी पॉसिबल नहीं होने वाला। ठीक है, क्योंकि ऑप्शंस ऐसे बना रखे हैं, तो यानी ओनली ए बी वाला आएगा। पूरा नहीं करना, बस एक गलत आ गया, यानी ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, तो ओनली बी ए या ओनली वो वाला भी नहीं हो सकता, खत्म करो। ठीक है, ओके। नेक्स्ट इंटीग्रेशन 2 की पावर 1/x। चलो देखते हैं क्या कर रहा है। चलो, इसका इंटीग्रेशन ये होता है, के निकालना है। हम्म, ऐसा कर ले, देखो, क्योंकि वन अपॉन एक्स ही बहुत अजीब सा है, तो सब्स्टिट्यूशन दिमाग में आना चाहिए वैसे तो। ठीक है, और अच्छी बात देखो, 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता है। अगर मैं 1/x को टी ले लूं, तो -1/x² dx इक्वल टू dt हो जाएगा। ठीक है, तो बस फिर तो हो गया। यहाँ पर नेगेटिव डाल दो, एक बाहर नेगेटिव डाल दो, और ये पूरा तो dt बन गया। तो क्वेश्चन बचा क्या हमारा, यानी कि इंटीग्रेशन बाहर नेगेटिव 2 की पावर t dt, व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ दैट, माइनस 2 की पावर t का 2 की पावर t रहेगा अपॉन log 2। ये कहाँ से आया, वो प्रॉपर्टी है आपकी, मतलब प्रॉपर्टी का नाम, सीधा सीधा फॉर्मूला था ना। a की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, a की पावर x अपॉन log a। ठीक है, प्लस सी ऑफ कोर्स बात है। ठीक है, तो यानी कि हमारा k क्या है, जो इसके 2 की पावर के साथ लिखा हुआ है, -1/log 2, ये ऑप्शन आ गया। ठीक है, अच्छा नॉर्मल सही था, ओरली भी कर सकते हो वैसे तो, बट ठीक है, थोड़ा लिख के कर लेते हैं। ओहो, ये बढ़िया क्वेश्चन है, 1 मार्क के लिए बिल्कुल टाइम वेस्टिंग क्वेश्चन। ठीक है, मतलब अनलेस अनटिल आपने क्वेश्चन थोड़ा अच्छे से प्रैक्टिस कर रखा हो, तो आप फास्ट कर पाओगे। नहीं तो कोई बैठ के अगर सोचने लगे कि कैसे करना है, टाइम वेस्ट, पेपर में प्योर टाइम वेस्ट। ठीक है, बी और सी के बीच में एंगल निकाल रहा है, यानी कि बी और सी साथ में होने चाहिए। मैं डायरेक्ट अप्रोच बता रहा हूँ यहाँ पे, पूरा एक्सप्लेनेशन तो वेक्टर्स में देख लेना कैसे करना था इसको। इसके दो वेरिएशंस भी आती हैं, एक तो एक ये वाला है, एक सिंपल वाला होता है।
ठीक है, प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है ये, बस एमसीक्यू में इतना पहली बार ऐसे दे दिया है तो ये कम से कम भी 3 या 4 मार्क का क्वेश्चन। तो बी और सी के बीच में एंगल होगा, तो ठीक है, फिर ऐसा करो ना, इस एक्सप्रेशन को मॉडिफाई करो। हम क्या करेंगे, बी प्लस सी को एक साइड रखते हैं, इज इक्वल टू माइनस ए, दोनों साइड ले लो मॉड, दोनों साइड कर दो स्क्वायर। फिर वो प्रॉपर्टी लगा देना कि मॉड का स्क्वायर क्या होता है, ठीक है, मॉड का स्क्वायर होता है दोनों वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कर दो। तो यानी बी प्लस सी को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2bc। और इसका तो नेगेटिव किसी वेक्टर का मॉड जब ले लिया तो वो तो पॉजिटिव ही हो गया, स्क्वायर भी कर दिया तो भी पॉजिटिव ही रहा, तो ये ए स्क्वायर हो जाएगा। अब जो ये मैं लिख रहा हूँ टेक्निकल सेंस में ऐसा है, ये मॉड मॉड होते हैं, ठीक है। और ये बी सी जो है वो एक्चुअली बी डॉट सी होगा। अब यहाँ पे वैल्यू डाल दो, बी स्क्वायर हो गया 9, सी स्क्वायर हो गया 16 प्लस 2b डॉट सी इज इक्वल टू मॉड ए 37 का 37 हो गया, तो 2b डॉट सी हो गया 37 माइनस 25, यानी कि बी डॉट सी आ जाएगा मेरा 212 का 6, बी डॉट सी 6 है। अब एंगल कैसे निकालना है, एंगल का फॉर्मूला था ना cos थीटा इज इक्वल टू बी डॉट सी अपॉन मॉड बी मॉड सी, लगा दो। थोड़ा सा लेंदी है, 1 मार्क के लिए थोड़ी सी मेहनत तो कराएगा। अभी तो मैं वैसे स्टेप लिख रहा हूँ, तुम चाहो तो थोड़े से स्टेप उड़ा सकते हो इसमें से। बी कितना है, बी डॉट सी निकाला ना, 6/3/4, 3 × 4 तो 12 हो गया 1/2। cos थीटा 1/2 कब होता है, जब एंगल कितना हो हमारा 60 डिग्री या 5/3, ठीक है। 4 डन है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर, हाँ ठीक है, 1 मार्क के लिए बिल्कुल वर्थ है, सोचा जा सकता है। अच्छा, पहली बात तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर मोस्टली अगर एनसीईआरटी के क्वेश्चन करे होंगे स्टार्टिंग स्टार्टिंग वाले एटलीस्ट, तो ये समझ में आता है कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो एक्स के टर्म में होता है, ये तो वाई के टर्म में गिवन है। तो ये भी समझ लो कि अगर इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाई के टर्म है, इसका मतलब जो तुम्हारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी वो भी दूसरे वाला फॉर्मेट था। एक तो डी वाई बाई डी एक्स होता है, एक में डी एक्स बाई डी वाई चल रहा है। तो इसमें यही करना है, पहले तो इसको उठा के यहाँ से यहाँ पटको, ठीक है। मतलब हिंट क्वेश्चन ही दे रहा है, मतलब अगर मान लो किसी को नहीं याद आ रहा कि मेरे को कैसे पता चलेगा, अरे तो इतना तो याद है ना, इंटीग्रेटिव फैक्टर ज्यादातर क्वेश्चन में तो एक्स में आता था, इंटीग्रेटिव फैक्टर इसमें वाई में क्यों है, यानी कि ऑर्डर उल्टा कर रखा है यहाँ पे। तो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होगी, डी एक्स बाई डी वाई में होगी। तो यानी कि एक्स प्लस 2y³ इज इक्वल टू 2y dx/dy। अब इसको उठा के इधर ले जाओ, तो ये बन जाएगा 2y dx/dy, सॉरी dx/dy माइनस एक्स इज इक्वल टू 2y³, है ना। पूरी इक्वेशन को 2y से डिवाइड कर दो तो ये 1 हो जाएगा, ये अपॉन 2y हो जाएगा। इसको 2y से डिवाइड करोगे तो 2 कैंसिल, एक सिर्फ y स्क्वायर बचेगा। तो अब बढ़िया डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा ये। कैसे, पूरी इक्वेशन लिख के दिखा देता हूँ, चलो। dx बाई dy, बोल dx बाई dy रहा हूँ, लिख dx बाई dx ही रहा हूँ, dx बाई dy प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू, ठीक है। p इंटीग्रेटिंग फैक्टर का काम करता है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होने वाला है, e की पावर इंटीग्रेशन p dy, ठीक है। निकाल लेते हैं, e की पावर क्या है, -1/2y को इंटीग्रेट करना है, तो ये रहेगा e की पावर -1/2 log y, बस रख दो उठा के इसको यहाँ, ये तो थोड़ा बहुत कर रखा होगा, -1/2 ऊपर आ जाएगा, e की पावर log y की पावर -1/2, e और log कैंसिल हो जाएंगे, y की पावर -1/2 यानी 1/y की पावर 1/2, या फिर जिसे क्या कहेंगे हम, √y, भी ऑप्शन बन रहा है। वैसे तो 1/2 से भी समझ सकता है कोई, ऑप्शन को अगर प्ले करना चाहे ना, मतलब पूरा नहीं निकालना। तो जहां 1/2 देखा तो यानी कि 1/2 यानी कि अब तो ये समझ में आ रहा था कि रूट तो आना चाहिए। एक ऑप्शन था जिसमें रूट था बस, वहां पे भी करके छोड़ सकते हो, तो मतलब पूरा इतना करने की जरूरत नहीं है। द मोमेंट आपने सीख लिया कि बस यहाँ तक कर लो और ये देख लो कि 1/2 आ रहा है, बस वहीं समझ में आ जाता है कि रूट आना चाहिए। ये लेकिन तब होता है जब आपने इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रखे हो कि आपको ये क्लिक हो कि हाँ आगे होने वाले स्टेप क्या होते हैं, नहीं तो फिर पूरा ही सॉल्व करोगे। चलो।
क्या बेकार क्वेश्चन बनाया इन्होंने डेफिनेशन बेस्ड, पर ठीक है, आइडिया अच्छा था। मतलब क्वेश्चन प्ले और अबाउट भी कर सकते हैं, बट बहुत सिंपल है। स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है? जिसकी डायगोनल एलिमेंट सेम होने चाहिए और बाकी सब जीरो होने चाहिए। अगर बाकी सब जीरो होने चाहिए तो एक्स जीरो होना चाहिए। अब वाई कुछ मर्जी होता रहे, वैसे तो एनीथिंग रेज टू पावर जीरो इज वन। ठीक है, क्वेश्चन तो वहीं खत्म हो जाता है। पर हाँ, मतलब डायगोनल एलिमेंट सारे सेम होने चाहिए, तो यानी वाई एक्चुअली सेवन था। तो सेवन की पावर जीरो इज ऑल्सो वन। फर्क नहीं पड़ता बट। चलो, डन, 13 भी डन। देर लगा दिया आज। ओ, ज्यादा टाइम लग गया, आधा घंटा तो ऐसे डिस्कस करने में लगा दिया हमने 10 क्वेश्चन को। तो देखो, तो जब ये तो चलो थोड़ी बातें भी हो रही है, डिस्कशन भी हो रहा है, पर अगर पेपर में करने बैठे हैं एमसीक्यूज और 20 क्वेश्चन है ना, तो लगभग 20 से 30 मिनट्स में होने चाहिए। तो थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है, गिवन दैट अगर आप लिख लिख के सारा कर रहे हो ना, तो फिर मैथ्स तो लेंदी है ही उस हिसाब से। तो एमसीक्यू को ना एमसीक्यू की तरह करना चाहिए थोड़ा। जो जेईबी की थोड़ी बहुत तैयारी कर रहे होंगे उन्हें पता होगा किस बारे में बात चल रही है। आगे तो और एग्जाम भी है यहाँ पे, जेईबी आ रहा है, सीयूईटी वगैरह। चलो यार, ये बेकार क्वेश्चन है, डिस्कस नहीं करें, क्या फालतू क्वेश्चन। 3 कॉर्नर पॉइंट्स दे रखे हैं। कह रहा है बताओ किस ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमम किसके लिए, मिनिमम किसके लिए। ठीक है, डाल के निकाल लेना। ये इसमें करना ही पड़ेगा, इसमें और तो क्या ही है। थोड़ा नंबर्स के साथ प्ले करना है तो कर लेना, वरना डाल के ही सेट होगा। ठीक है, कि इस पे मैक्सिमम है, इस पे मिनिमम है, कर लेना। ठीक है, ये तो खैर डिस्कस करने लायक क्वेश्चन ही नहीं है, छोड़ो। इफ ए एंड बी आर इनवर्टिबल मैट्रिक्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। अरे ये बड़ा सही लिखा है इस बार इन्होंने। नॉट को ना अंडरलाइन किया है, कि बच्चा गलती से करेक्ट ऑप्शन ही ना टिक कर दे। यूजुअली पहले होता नहीं था ये। ठीक है, इस बार मेरा ध्यान गया कि हाँ, इन्होंने नॉट को अलग से हाईलाइट किया है, पेपर में तुमसे मिस ना हो जाए, तुम्हारे लिए ऑलरेडी अंडरलाइन करके दे रहे हैं ये चीज। ठीक है, पहला ही ऑप्शन गलत है। आप प्लस या माइनस के अबाउट इनवर्स को स्प्लिट कर ही नहीं सकते। जितनी भी अगर आपने प्रॉपर्टी पढ़ी है तो आपने देखा था कि मल्टीप्लाई में स्प्लिट हो जाते हैं, लेकिन ऑर्डर चेंज हो जाता है। ठीक बात। एडजॉइंट ए इज इक्वल टू मॉड ए की पावर -1। ये एक्चुअली ऐसे आया कि ए इंटू एडजॉइंट ए जो होता है दैट इज मॉड ए इंटू आई। अगर ए इनवर्स से यहां भी मल्टीप्लाई कर दो, यहां भी मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो एनीथिंग इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स रिमेन्स द सेम, तो मॉड ए इंटू ए इनवर्स आ गया। ठीक है, कर सकते हैं ये भी, ठीक है। ये ए इनवर्स का मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए का इनवर्स, मतलब यानी कि नहीं नहीं नहीं, इसको ऐसे नहीं, इसको ऐसे रीड करेंगे। ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट जो होता है वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए के इनवर्स, मतलब यार लिखने का स्टाइल खराब कर लाता है। 1/mod ए होता है, ये प्रॉपर्टी में बताया था कि ये मान लो अगर किसी ए का डिटर्मिनेंट 4 है, तो उसके इनवर्स का डिटर्मिनेंट कितना होगा? 1/4 होगा। सिंपल सी बात ये है। बस इसको ना रिप्रेजेंट ऐसे कर दिया तो तुम्हें लग रहा है पता नहीं क्या कर दिया होगा। ठीक है, तो ये भी सही थी प्रॉपर्टी। प्लस या माइनस के और तो स्प्लिट नहीं कर सकते तुम इनवर्स को। ठीक है, इतना तो समझ में आना चाहिए। ये तो अलजेब्रा के पॉइंट से सोचोगे तो भी गलती है ना। अच्छा, ये क्या है? feasible solution objective function is bounded, then which of the following correct? It has only maximum value, it has only minimum value, it has both maximum and minimum value, it has neither maximum nor minimum value। दोनों ही होते हैं। जब तुम्हारा बाउंडेड फंक्शन है, तो जो हम मिनिमम के लिए कर रहे हो या मैक्सिमम कर रहे हो, कॉर्नर पॉइंट्स पे ही मैक्सिमा या मिनिमा एग्जिस्ट करता है। तो उन्हीं कॉर्नर पॉइंट्स पे एक वैल्यू मिनिमम आती है, एक मैक्सिमम आती है। अगर हमने थोड़ा बहुत भी पढ़ा हो लीनियर प्रोग्रामिंग बेसिक्स अभी, थोड़ा बहुत ग्राफ प्रैक्टिस करो, तो ये तो पता है कि हाँ, मिनिमम का क्वेश्चन होता है तो भी वैसे ही करना होता है, मैंने मैक्सिमम क्वेश्चन होता है तो भी ग्राफ तो वैसे ही बनता है, कॉर्नर पॉइंट वैसे ही निकलते हैं। उसी कॉर्नर पॉइंट पे कहते हैं कि हाँ, ये वाली वैल्यू मैक्सिमम आ रही है तो ये मैक्सिमम वाला पॉइंट हो गया, ये वाला कॉर्नर पॉइंट पे मिनिमम वैल्यू हो रही है तो मिनिमम हो गया। ठीक है, ये ओरल क्वेश्चन था, इसमें ऐसा ज्यादा लिखने वाला क्वेश्चन था नहीं, थ्योरी सेंस बताइए। ओके, एआई का क्वेश्चन आया है एमसीक्यू। चल, क्या कह रहा है? द एरिया बाउंडेड बाय द रीजन, ग्राफ में एरिया शेड कर रखा है, एक्स एक्सिस पे बना रखा है एरिया। द मोमेंट एक्स एक्सिस पे है, तो हमें दिमाग में आना चाहिए कि एरिया क्या होगा? वाई डी एक्स होगा। ठीक है, डी एक्स ये तो है वैसे रिजेक्ट हो जाता है, डी वाई नहीं होना चाहिए, डी एक्स होना चाहिए।
इन तीनों में से आंसर है। y किसका लेंगे? कर्व का लेंगे। कर्व में वाई स्क्वायर एक्स है तो y की वैल्यू रूट एक्स होनी चाहिए। ठीक है, तो यहां पर यानी कि इंटीग्रेशन होना चाहिए रूट एक्स डी एक्स। रूट एक्स डी एक्स इसमें है, इसमें टू कर रखा है, थोड़ा डराने की कोशिश कर रहा है। टू अगर कोई इतना सोचता है तो हाँ यहाँ पे क्वेश्चन खत्म हो जाता है। टू क्यों कंफ्यूज करने के लिए दे रहा है कि भाई अगर नीचे वाला एरिया भी निकालना होता ना तो डबल करते हैं कि भाई ऊपर वाला एरिया गया, अब नीचे वाला एरिया निकालेंगे तो डबल करेंगे। पर उसने तो नहीं मांगा, सॉरी, उसने तो सिर्फ कौन सा मांगा है? शेडेड वाला, ऊपर ऊपर वाला, तो फिर डबल क्यों करना है? ग्राफ 0 से लेके 4 तक का पूछ रहा है तो इंटीग्रेशन की लिमिट वही होगी। ठीक है, चलो ये क्या दे दिया? द ग्राफ, थोड़ा सा क्वेश्चन ब्लर है। द ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज शोन विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिप्रेजेंट इट्स इनवर्स। अच्छा, एक ग्राफ बना रखा है। अब अगर किसी ने थोड़ा सा भी ग्राफ 11th वाले पढ़े हों, या छोड़ो 11th वाले ग्राफ भी नहीं पढ़े, फिजिक्स में वो तो पढ़ा था, एसीडीसी वगैरह। ये कौन सी वेव होती है जो टॉप से स्टार्ट होती है? कॉस होती है। किसी को मान लो कोई फिजिक्स का नहीं है स्टूडेंट, है ना, दूसरे ब्रांच उससे है, तो क्या करेगा? इतना तो पता है कि कॉस पाई बाय 2 जीरो होता है, बात खत्म हुई। कॉस का ग्राफ, तो यानी वो किसका इनवर्स ग्राफ पूछ रहा है तुमसे? कॉस इनवर्स का। द मोमेंट वो से कॉस इनवर्स का ग्राफ है तो कॉस इनवर्स की जो प्रिंसिपल वैल्यू ली जाती है वो 0 से पाई ली जाती है, तो ग्राफ 0 से पाई वाला होना चाहिए। कहाँ है 0 से पाई? इसमें नहीं लिखा 0 से पाई, इसमें माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 है, इसमें माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 है, इसमें 0 से पाई है, इसमें 0 से पाई है, तो इन दोनों में से होना चाहिए। ठीक है, अब एक चीज है, 0 से पाई क्या हमें एग्जैक्ट वैल्यू मिलती नहीं है क्या, 0 या पाई? अगर मान लो तुमने दे दिया कॉस इनवर्स 1, अच्छा 1 नहीं, कॉस इनवर्स 0 दे दिया कि भाई कॉस 0 नहीं, 0 नहीं, 1 ही लेते हैं, हाँ। कॉस इनवर्स 1 दे दिया, कॉस 1 कब होता है? 0 पे। तो एक 0 एक एग्जैक्ट वैल्यू मिलती है ना, यानी ग्राफ जो है वो 0 पे एग्जैक्टली होना चाहिए। ये ग्राफ तो क्या शो कर रहा है कि ये इसके टेंड कर रहा है, 0 पे अटेन तो होने नहीं वाला, तो ये तो गलत ही है ग्राफ। तो ग्राफ ये है। किसी ने डायरेक्ट ग्राफ पढ़ा है तो उसके लिए तो और आसान क्वेश्चन था कि द मोमेंट ही आइडेंटिफाइड की क्वेश्चन कॉस का है तो कॉस इनवर्स का ग्राफ ये होता है, खत्म बात। बट मैं कह रहा हूँ कि अगर मान लो नहीं भी पता कि कॉस इनवर्स का ग्राफ क्या होता है तो थोड़ा लॉजिकली बेंड कर सकते हो क्वेश्चन को कि क्या सोच के कर सकते हैं। थॉट प्रोसेस ऐसा रहेगा कि कोई कॉस इनवर्स है, कॉस इनवर्स का 0 से पाई होता है, तो इन दोनों में से होना चाहिए। लेकिन कॉस इनवर्स के ग्राफ में 0 टच होना चाहिए। 0 टच नहीं हो रहा, ये 10 है, 0 भी टच नहीं हो रहा, पाई भी टच नहीं हो रहा, ऐसे थोड़ा होता है। चलो दो बचे हैं। असर्शन रीजन क्या क्वेश्चन है? जेड बी द सेट ऑफ इंटीजर्स, फंक्शन दे रखा है z to z, लीनियर फंक्शन दिया है और कह रहा है वो बाइजेक्टिव है। बाइजेक्टिव मतलब 1 1 on 2। ठीक है, अब लीनियर फंक्शन वैसे डायरेक्टली अगेन बताया था कि लीनियर फंक्शन सारे के सारे क्या होते हैं, 1 1 भी होते हैं, ऑन 2 भी होते हैं, क्यों? क्योंकि इसका इनवर्स भी निकल जाता है, कोई दिक्कत ही नहीं है। हर एक्स की एक एक वैल्यू डालोगे तो वाई की एक एक वैल्यू मिलती जाएगी, और एक ही मिलेगी, अलग अलग तो मिलने से रही। तो 1 1 भी है, ऑन 2 भी है, हाँ तो ठीक है, ये वाली ट्रीटमेंट ट्रू है। फिर कह रहा है फंक्शन विच इज बाइजेक्टिव इज बोथ सर्जेक्टिव एंड इंजेक्टिव। अब लैंग्वेज पे प्ले कर रहा है। अब कोई बच्चा अगर ढंग से पढ़ के ना आया हो कि 1 1 on 2 के दूसरे नाम क्या थे, वैसे तो काम नहीं आते, ज्यादातर क्वेश्चन 1 1 on 2 ही बोलते हैं। पर अगर किसी ने नाम दूसरे वाले ना पढ़े हो तो वो यही है। ठीक है, इंजेक्टिव होता है 1 1 और सर्जेक्टिव होता है ऑन 2। तो बस वही प्रपोज रहा है कि बाइजेक्टिव फंक्शन होता है, हाँ ये भी ट्रू है। क्या यही इसकी करेक्ट एक्सप्रेशन है? हाँ है। मतलब ऑफकोर्स ये बात है कि अगर ये 1 1 and on 2 प्रूव कर देंगे तो सही बात है, ये होगा। ठीक है, नॉर्मल सा क्वेश्चन था, ज्यादा वो था नहीं, टिपिकल एक दो ही क्वेश्चन एमसीक्यू में है। बाकी हाँ लेंदी रहते हैं तो ऑब्जेक्टिव अप्रोच आपको थोड़ी सी सीखनी चाहिए। लास्ट रीजन दे रखा है, थोड़ा सा क्वेश्चन ब्लर है, मैं रीराइट कर देता हूँ। फंक्शन गिवन है 3x - 8 अगर x लेस देन इक्वल टू 5 है, एंड 2k दिया है अगर x ग्रेटर देन 5 है। कह रहा है कॉन्टिन्यूस होगा एट x इक्वल टू 5 फॉर k इक्वल टू 5/2। तो ठीक है, कॉन्टिन्यूटी कॉन्टिन्यूस होने के लिए क्या होना चाहिए कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट है और राइट हैंड लिमिट इक्वल होनी चाहिए। किसी को अगर इन वर्ड से बहुत दिक्कत हो रही है तो सिंपल सी भाषा में क्या है कि इसकी वैल्यू यहाँ डाल दो, इसकी वैल्यू यहाँ डाल दो, सेम आनी चाहिए, तो डाल दो। 5 3 15 -8 7 आ रही है, और इसमें डालोगे तो, सॉरी इसमें तो क्या ही डालेंगे, के है ना, ये तो कांस्टेंट है, डालोगे इसमें, एक्स में डालनी चाहिए ना, के में तो डालोगे नहीं, तो ये यानी इसके बराबर होना चाहिए, यानी कि के की वैल्यू 7/2 होनी चाहिए।
ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल आनी चाहिए, तो 5/2 तो नहीं है, तो ये फॉल्स है। द मोमेंट ये फॉल्स है, असर्शन रीजन में, ये देखो ऑप्शन में लिखा भी होता है, अगर असर्शन फॉल्स है तो रीजन तो ट्रू है, इसके अलावा तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो चेक भी क्यों करना है, अगली स्टेटमेंट पढ़ के टाइम पास भी क्यों करना है, ये ट्रू होगा ही होगा, छोड़ो सब बात। ऑप्शन कौन सा हो गया, फॉल्स होते असर्शन फॉल्स होते डी हो गया, ठीक है, रीजन फॉल्स होते ही सी हो गया। तो असर्शन रीजन में ये जरूर देख लिया करो कि एक भी स्टेटमेंट फॉल्स निकला है ना, फिर सोचने की जरूरत नहीं है। असर्शन रीजन सिर्फ टफ उस पॉइंट से होता है कि जब आपको ये चेक करना हो कि क्या ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं, अब वो थोड़ा सा हमेशा एम्बिगुअस रहता है, ठीक है, अदरवाइज इस केस में तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो, डन विद दिस एमसीक्यू, बाकी का डिस्कशन अलग वीडियो में कर लेंगे जो पेपर का है, ठीक है। आई होप थोड़ी क्लैरिटी मिली होगी कैसे पेपर को अटेम्प्ट करना था इसमें, ठीक है। अगेन डिस्कशन में मैंने टाइम पूरा लिया है, पेपर में आपको सारा माइंड में चलाना था, ठीक है। डिस्कशन हमने करके 41 मिनट्स लगा दिए, ठीक है, ऑलमोस्ट 40 मिनट्स लगा दिए। माइंड में करोगे, थोड़ा बहुत फास्ट करोगे पेपर में बिना किसी डिस्टर्बेंस के, तो 15 से 20 मिनट में कर भी सकते हो, ठीक है। 20 नहीं, 25 मिनट में कर लेना, कोई बात नहीं, ठीक है। चलो, डन, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, सी, गुड डे।